भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त तनावपूर्ण चल रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स समिट के लिए एक इनविटेशन तारिक रहमान को भेजा गया कि चलिए आप हिंदुस्तान आइए। इस समिट के बहाने दोनों देशों के नेताओं के बीच में एक बातचीत होगी। बातचीत के माध्यम से एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट का जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही इस समय निम्न स्तर पर चले गए हैं। और यहाँ पर एक भारत की तरफ से बार बार प्रयास किया जा रहा है कि तारिक रहमान के साथ में एक अच्छे संबंध भारत बनाए। इसके लिए भारत ने 2 बार 3 बार अपनी तरफ से पहल भी करी। इसके पहले भी खालिदा जिया के जब इंतकाल हुआ था उसके बाद एस जयशंकर का जो पहला दौरा बांग्लादेश का था, औचक दौरा था, वो एक ये कहने की उस जरिए कोशिश की गई थी कि हम बांग्लादेश के साथ में बिल्कुल वैसे ही संबंध चाहते हैं जैसे शेख हसीना के दौर पर भारत के साथ में संबंध थे। लेकिन ऐसा क्या समस्या हो रही है रविंदर जी की बार बार भारत जो है उस चीज को हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, लेकिन तारिक रहमान संकोच कर रहे हैं, उनको अंदर से कुछ रोक रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या ये ऐसा क्यों, क्या रीजन लग रहा है? देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये सब समझ में आ रहा है कि क्या चीन के प्रभाव में है बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश को ये डर है कि अमेरिका के साथ अगर वो भारत के साथ जाता है तो फिर अमेरिका के भी उसको कहीं ना कहीं शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से डिस्टर्ब चाहता है ये एरिया रहे। तीसरी बात यहाँ पर यह भी निकल कर आती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाल फिलहाल में संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत और बांग्लादेश के कैसे संबंध रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इसमें समय बर्बादी की बात होगी। लेकिन दूसरी चीज ये आती है कि बांग्लादेश की भारत, अगर हम ये कहें कि हमें कोई घबराहट या कोई हमें संकोच नहीं है बात करने की, भारत मान मनुहार कर रहा है। भारत उसको कह रहा है कि आप हमारे दोस्त थे, हो और रहोगे। भारत जो एक होता है ना देसी भाषा में, हमारे उत्तर प्रदेश में आप नॉर्थ इंडिया में गए, भारत लोलो चोपो कर रहा है दबाकर बांग्लादेश की कि भाई आप आइए। बांग्लादेश के पास हमारे R&AW के चीफ पहुंचते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दिनेश त्रिवेदी कोई IAS अफसर नहीं है जिनको वहां पर आपने हाई कमिश्नर बनाया हुआ है, वो एक हार्डकोर पॉलिटिशियन है। रेल मंत्री वो देश के रह चुके हैं, बांग्लादेश से उनका ताल्लुक TMC से होते थे, यानी कि बांग्लादेश को और पश्चिम बंगाल के से वो ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। हाई कमिश्नर मिलने के लिए जाते हैं वहां पर तारिक रहमान से, उनको मैसेज देते हैं। R&AW चीफ जाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, कहा कुछ और जाता है, लेकिन अंदर खाने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उनकी बैठक हुई थी तारिक रहमान से। यह एश्योरेंस दिया गया था कि भाई आप जब ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं रहेगा, आपको कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी नाराजगी का या किसी ऐसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको शर्मिंदगी बांग्लादेश में वापस आने पर महसूस करनी पड़े। भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जहां तक मामला शेख हसीना का आ जाता है तो आप इस बात को समझो, इसको कंसिडर करो कि शेख हसीना के साथ, BNP के साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो कि एक तरह से कहें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हुआ करते थे, उनको लेकर उनके टाइम पर ही जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, मुक्ति वाहिनी ने वहां पर आज़ाद कराया भारत की सेना के साथ मिलकर, तो भारत ये समझाने की कोशिश में है कि शेख हसीना वाले मैटर को आप अभी छोड़िए, अभी भारत और बांग्लादेश की दोनों की जरूरत है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि पहली बात ये कि बांग्लादेश को ये लग रहा है कि चीन कहीं ना कहीं दूर ना चला जाए, इसीलिए तीसरा प्रोजेक्ट पर उसने दे दिया है, भारत को चीन को सौंप दिया है तीसरा प्रोजेक्ट, जिसको लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, और वो चीन की भी यहाँ पर जासूसी यहाँ पर खुल जाएगी। तो इस तरह से दूसरी बात ये आ गई कि पाकिस्तान के साथ आकर पाकिस्तान यहाँ पर खेल खेल रहा है। जब मोहम्मद यूनुस केयर टेकर थे तो यहाँ पर, पाकिस्तान ISI पाकिस्तान है ना सर, ये भूल गया क्या कि 71 से पहले क्या हाल था इस पार्ट का, जो 1971 को जिसको आज़ाद कराया गया, किस तरह से पाकिस्तान के ISI और आर्मी ने लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किए, महिलाओं बच्चों के साथ में। क्या ये हिस्ट्री बांग्लादेश, तारिक रहमान को छोड़े, क्या बांग्लादेश के लोग भूल जाएंगे इस दर्द को, इस तकलीफ को जो आज सुनने में आ रहा है कि लश्कर अल-कायदा के कैंप बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर लश्कर के जो है फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पर इस्लाम, कट्टर इस्लाम, रेडिकल इस्लाम को थोपा जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज बांग्लादेश में हो रही हैं, मतलब कि पूरी तरह से पाकिस्तान यहाँ पर अपने ISI के जरिए, अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए यहाँ पर हाईजैक करने में लगा है। तो ये मुझे थोड़ा सा आप ये मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि वो उस चीज़ को इतनी जल्दी पाकिस्तान भूल जाएगा, माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश।
नहीं, देखिए भूला तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें बांग्लादेश की राजनीति को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक मुक्ति, अभी जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था जिसके बाद मोहम्मद यूनुस आए थे, तो जो रज़ाकार जो वहाँ पर होते हैं उनकी मुक्ति वाहिनी के साथ लगातार एक तरह से कहें कि लड़ाई हुआ करती थी। रज़ाकारों की अगर बात करें, वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि बांग्लादेश में दो धड़े थे। जब तक बीएनपी का अस्तित्व और वर्चस्व रहा, उनकी सरकार 2002 से लेकर लगातार रही, और फिर उसके बाद आरोप लगे शेख हसीना के ऊपर कि उन्होंने पिछला चुनाव जो जीता था वो गलत तरीके से जीता था। तो एक तरह से कहें कि हम जो आपकी मुस्लिम लीग है या कहें कि बांग्लादेश की जो तारिक रहमान की जो पार्टी है, उसको लेकर ये सवाल उठते थे, ये बात कही जाती थी कि भाई ये रज़ाकार का पक्ष ये लोग लेते हैं और दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका पक्ष वो लेते हैं। तो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस वक्त मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए जो लोग थे वो मजबूती के साथ खड़े हुए और रज़ाकार पीछे छूट गए। लेकिन उसके बाद होता है ना कि जब एक दूसरा वर्ग होता है वो अपने बारी का, अपने मौके का इंतजार देखता है, और जब उसके बाद बांग्लादेश में क्रांति शुरू हुई तो रज़ाकार वहां पर सामने आए। रज़ाकारों की तरफ से अब पूरा का पूरा सपोर्ट तारिक रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, मैंने मुस्लिम लीग बोला था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ये इतिहास के पहलू हैं। दूसरी चीज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो दिनेश त्रिवेदी साफ तौर पर एक मैसेज लेकर गए हैं तारिक रहमान से, कहने की भाई हिंदुस्तान आइए। मैं आपसे मिलने के बाद मैं सीधे दिल्ली गया, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मेरी मुलाकात हुई। वहां पर उन्होंने कहा कि हमको और आपको यानी कि तारिक रहमान को मिलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और यहां पर आपका बहुत अच्छे से गर्मजोशी से स्वागत हिंदुस्तान में किया जाएगा जिसके आप हकदार हैं। तो एक डाउट जो उनके मन में था वो क्लियर यहां पर किया गया। शेख हसीना, डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन हमने करने की कोशिश की, एश्योरेंस दी है, भरोसा दिया है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए आप क्योंकि हम पॉलिटिक्स को क्रिकेट से नहीं जोड़ सकते, क्रिकेट एक खेल है। आप ये देखिए कि जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था तो उस दौरान बांग्लादेश ने भारत आने से मना इसलिए किया था कि उनको लग रहा था कि जो भी हालात दोनों देशों के बीच चल रहे थे, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी अगर आते हैं हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा था, तो उस चीज़ को समझते उनको लगा कि अगर बांग्लादेश के क्रिकेट टीम यहाँ पर आएगी तो उनके साथ किसी तरह का विरोध हो सकता है, काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, हूटिंग हो सकती है, जो कि एक अच्छी छवि, मतलब ये कहें कि जो कि एक शर्मिंदगी का माहौल बन जाएगा बांग्लादेश की टीम के लिए। तो उस लिहाज से नहीं हो जाए, तो यही चीज़, यही भारत की तरफ से एश्योरेंस दी जा रही है। लेकिन अगर आप भाई आपने दो शर्त ये रख दी कि भाई आप एक मान कर चल रहे हो कि आप जब तक शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करोगे तब तक हम नहीं देंगे, उसके बाद तीसरा को लेकर आप शर्त जोड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि ब्रिक्स में हमको शामिल कर लो, तो भाई आप इस तरह से बार्गेनिंग पर आप आ गए हो। कभी भी जो दोस्ती होती है ना, कोई गहरे रिश्ते होते हैं तो शर्तों में बंधन नहीं होता है। वहां पर आप अपने अगर किसी दोस्त के साथ जाते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि तूने 10 रुपए खर्च कर दिए तब तेरी बारी है कि तू भी 10 रुपए खर्च कर। जब आपके गहरे और पक्के दोस्त होते हैं तो आप उस लिहाज से उन चीजों को देखते हो कि यार आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज तू खर्च, आज कल को जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं वो खर्चूंगा। यानी कि वो मैं एक लाइटर मोड पे आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बांग्लादेश अब ये समझ रहा है कि भारत को मेरी जरूरत है, अब इनको मेरी जरूरत है, तो जितना वसूल सकूं, जितना चूस सकूं, जितना मैं बार्गेनिंग कर सकूं, मैं इस वक्त मेरा पलड़ा भारी है क्योंकि पाकिस्तान भी, चीन भी, अमेरिका भी, सबका मैं प्यारा बना हुआ हूं, लेकिन इनको शायद बांग्लादेश इनके इतिहास से, या तो अमेरिका की हिस्ट्री से सर, या तो चीन की हिस्ट्री से, और या तो पाकिस्तान की हिस्ट्री से लोग सबक लिया नहीं। वही मैं एक छोटी नहीं, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं भाई विनीत, आप तो बहुत दूर जा रहे हैं। आपने मालदीव, श्रीलंका और नेपाल से कुछ सीख नहीं लिए, छोटे छोटे जो मतलब छोटे देश नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब मालदीव में क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा भरोसा भारत के ऊपर मालदीव को है। श्रीलंका को सबसे ज्यादा भरोसा, और श्रीलंका के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा हिंदुस्तान पर है। आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं उस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आज प्रोटोकॉल तोड़ा है। वो बालेन शाह जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से नीचे किसी से मुलाकात और बात नहीं करूंगा, उन्होंने आज हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात की है। आज उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा है, सो कॉल प्रोटोकॉल तोड़ा है। हाँ, तो ये ठान के बैठे थे कि मैं डिप्लोमेट से नहीं मिलूंगा, बिना मैं अपने लेवल के डेजिग्नेशन, एक कहावत है रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, लेकिन ये ऐसी रस्सी थी जो जलने के बाद इनके बल चले गए। लेकिन अब इंतजार है कि भाई जरा बांग्लादेश की रस्सी कब तक जलती है, और देखते हैं कि इसके बल जाते हैं कि या नहीं जाते हैं। क्योंकि शेख हसीना के दौर पर शेख हसीना ने कुछ बांग्लादेश भारत के नाम या बांग्लादेश का कोई भी हिस्सा
हिंदुस्तान के नाम लिख नहीं दिया था। लेकिन हाँ, उन्होंने और खालिदा जिया में या दूसरे और नेताओं में सिर्फ एक फर्क था कि उन्होंने कहा था कि हमें अपने पड़ोसियों की सुरक्षा का पूरा एहतराम है, हम उसकी इज्जत करते हैं और ऐसा कोई भी हम काम अपने देश से नहीं करेंगे जिससे किसी पड़ोसी देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो। और यही कहा था सेंट मार्टिन द्वीप के ऊपर जब झगड़ा हुआ और शेख हसीना से बार बार अमेरिका इस बात पे कि आपको ये देना पड़ेगा, वहां पर वो अपना बेस बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, हमारा बांग्लादेश जो है, हम अपने संप्रभुता के आगे समझौता नहीं कर सकते। नहीं विनीत, आप तो देखो सब ये अलग अलग बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों को क्या चाहिए, किसी भी देश के लोगों को क्या चाहिए, किसी भी देश के लोगों को क्या चाहिए अपनी सरकार? रोजगार चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा यही सुख चाहिए। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं शेख हसीना को निर्वासित हुए, भारत में आए हुए। अब इन 2 सालों में जो बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब था, आज की तारीख में क्या स्थिति है बांग्लादेश बहुत की? बुरी स्थिति है। वहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं। बेरोजगारी वहां पर चरम पे है, इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ा है, बेरोजगारी है। अभी मैं कुछ दिन पहले सर अपनी एक्स एम्बेसडर वीना सीकरी जो 6 साल बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रही, और वो जिस समय रही उस समय खालिदा जिया वहां की पीएम हुआ करती, तो उनसे मेरा बातचीत करने का मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि देखो, बांग्लादेश के लोग जो है वो हिंदुस्तान के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, जो भाईचारा है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इधर कुछ चुनिंदा कट्टरपंथियों को अगर छोड़ दे तो ठीक है। उन्होंने क्या बताया? मास लेवल पे लोग हमेशा जो है भारत के प्रति प्रेज रहते हैं। वो लोग भारत को आने के प्रति, भारत में घूमने के प्रति, यहाँ पर इलाज के लिए कहे बड़ी संख्या में हम लोग के पास रिक्वेस्ट आती हैं और लोग आते जाते हैं। जब लोग आते जाते हैं तो एक सांस्कृतिक, एक आपका रिश्ता अपने आप बनता है। लेकिन कहे कि उन्होंने बताया कि 1-1.5 साल से आज भी जो मेरे लोग हैं वहां पर, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान के प्रति नफरत फैलाई जा रही। जगह जगह जो पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं वो लोगों को ये कह रहे हैं कि देखो, भारत में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, आप किसी की साजिश या चाल में अगर आएंगे तो फिर ये आपकी ही दुर्गति का कारण बनेगा। और बिल्कुल लेटेस्ट चीज मैं आपको बता दूं कि अभी बांग्लादेश की सरकार की तरफ से ऑफिशियली दुकानें, ऑफिस, शॉपिंग मॉल को बंद करने के लिए कह दिया है रात को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के करीब। क्यों कहा है? क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। बड़े बड़े शहरों में बांग्लादेश के 10-10 घंटे का पावर कट है, उनके पास लाइट नहीं है। आप सोचिए कि ये आलम आपके देश के अंदर हो रहे हैं। लेकिन हाँ, शेख हसीना को आप एक बहुत बड़ा रीजन चलते चलते बात को रैप अप कर रहे हैं हम लोग, और चलते चलते ये बता रहे हैं कि शेख हसीना को लेकर तारिक रहमान या ये लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। दरअसल शेख हसीना की लोकप्रियता में पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से उछाल आया है। उछाल क्यों आया है? कि कोई भी दुनिया का कोई भी कोना हो सर, चाहे हम हो चाहे आप हो, ये कोई, मुझे लगता है कोई भी कोना हो, जो वहाँ की आम पब्लिक होती है वो बड़ी शांति से रहना पसंद करती है कि भैया रोजगार मिले, जो आपने अभी बात कही। लेकिन ये वहां से सब नदारत है। लोग देख रहे हैं कि वैमनस्यता फैलती जा रही, कट्टरपंथी यहाँ पर हावी होते जा रहे हैं। लोग पाकिस्तान से चिढ़ते हैं। आज वही पाकिस्तान जो है आईएसआई के साथ में डीजीएफआई की मीटिंग्स हो रही हैं, गुप्त दौरे हो रहे हैं, तो सब लोगों को पता चल रहा है। इसी कारण से वो कहते नहीं, शेख हसीना की गवर्नमेंट में हम लोग का कम से कम तरक्की हो रही थी, हम सब लोग मिल बांट के और अच्छे रिश्ते पड़ोसियों के साथ थे। लेकिन तारिक रहमान को हम चाहते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त तो आ जाए कम से कम, और भारत के साथ में जो रिश्ते, भारत जो पहल कर रहा है उसमें वो साथ दें, भारत से अपने रिश्ते बनाएं। हाँ, वो चीन से, अमेरिका से या दुनिया के किसी भी मुल्क से अपने रिश्ते बनाने में सर आजाद हैं वो। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो रहा हूँ। ये सितंबर में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 99% जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तारिक रहमान दिल्ली में ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए आएंगे। ये बड़ी बात है कि क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी उनकी तरफ से फिलहाल ना वहाँ से कोई साइन अभी तक नहीं दिख रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आपका अनुमान है कि ब्रिक्स समिट, तो हम चाहते हैं कि ये सही हो, हमारे मेहमान बन के, अतिथि देवो भव, और उनका सम्मान होगा और यहाँ पर बातचीत होगी, और बातचीत के रास्ते से एक बीच का मार्ग भी निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।